नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभ्यता के उदय से लेकर के आजादी तक भारत का इतिहास कई युगों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या ये विभाजन सही है या सिर्फ एक दृष्टिकोण? इस सेशन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भारतीय इतिहास का काल विभाजन। सेशन मूल रूप से बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसआई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ यदि आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या हाल ही में आयोजित होने वाली दिसंबर माह में उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। यहाँ से दो चार प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या जोरवे संस्कृति कहाँ है, नेवासा कहाँ है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और भारतीय इतिहास के काल विभाजन को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो भारतीय इतिहास के काल विभाजन को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ ध्यान रखिएगा, तीनों में अंतर केवल इतना है, लिखना पढ़ना। ये ध्यान रखिएगा, लिखना पढ़ना यदि आपको नहीं आता है तो आप लोग प्रागैतिहासिक काल में रहते हैं। लिखित साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और मानव का जो जीवन था यह पूर्णतः सभ्य नहीं था। यहाँ पर लोग जंगली प्रकार से जंगली जीवन व्यतीत करते थे, ये ध्यान रखिएगा। आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आद्य ऐतिहासिक की बात करेंगे तो आपको तो लिखना पढ़ना आता है, लेकिन लिखते कैसा है? ककोड़वा टांग। गुरुजी बोलते थे हम लोग, अरे ककोड़वा टांग काहे लिखते हो? तो हम लोग लिख दिया, खुदे नहीं पढ़ सकते थे। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य उपलब्ध प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उसे अभी तक डिसाइफर या पढ़ा नहीं जा सका है। इस युग को जनरली हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध है और लिखे गए जो साक्ष्य हैं उन्हें हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसा हम लोग अशोक के शिलालेखों में देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख जो है उसे हम लोग पढ़ सकते हैं, इसीलिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। यदि जेम्स प्रिंसेप इसे पढ़ नहीं पाता तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही अशोक या मौर्यन काल को रखा जाता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केवल लिखने पढ़ने की बात पर आकर के इतिहास में हम लोग इसका काल विभाजन कर देते हैं और लगभग 600 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व के बाद के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल की संज्ञा दे देते हैं। अब पाषाण काल की बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल की बात हो ही रही है तो हम लोग पत्थर को कैसे भूल सकते हैं? पत्थरे पर तो हम लोग सबका सृजन हुआ है। तो पाषाण काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया। इसमें एक मध्य पाषाण काल जो बीच का कालखंड आया, ये 10,000 से लेकर के 6,000 बीसी तक का रहा। वहीं नव पाषाण काल की बात करेंगे तो 6,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक के कालखंड को विभाजित करते हैं। अब पूरा पाषाण काल की भी बात करें तो इसे भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पे अंतर क्या हो जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में शल्क संस्कृति विद्यमान थी, वहीं मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति विद्यमान थी और उच्च पूरा पाषाण काल में शल्क और फलक संस्कृति दोनों विद्यमान थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये हम लोग को ढूंढना है, बड़ा अच्छा चीज है। अब इसके जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो सोहन घाटी और बेलन घाटी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताएंगे कि सोहन घाटी कहाँ है, बेलन घाटी कहाँ है। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा और तुंगभद्रा घाटियों में प्राप्त होते हैं इसके साक्ष्य। और उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य में बेलन घाटी, मध्य भारत, छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र, झारखंड के उत्पाद सिपाही वाले, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से उच्च पूरा पाषाण काल के शल्क और फलक संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं।
साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब बीसी एडी में अंतर ध्यान में रखेगा कि ईसा मसीह के जन्म के काल के पूर्व के समय को हम लोग बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालखंड को हम लोग कहते हैं। अब पुरापाषाण काल की अवस्थाओं की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखें किस किस प्रकार की चीजों का उपयोग किया गया, ये ध्यान रखेगा। पूर्व पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, बिदारणी जिसे क्लीवर कहा गया और खंडक या चौपर का प्रयोग किया जाता था। मध्य पुरापाषाण काल में भी पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग किया गया जिसमें फलक, बेदनी, छेदनी और खुरसनी था। उत्तर पुरापाषाण काल में शल्क, फलक, तक्षणी, खुरक्षनी आदि का अत्यधिक प्रयोग किया गया, इसलिए इसे शल्क फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए पूर्व पुरापाषाण कालीन स्थल और कहां पर वो इसी से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एकदम रट्टा लगा लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि एग्जाम में पूछा आप लोग बने हुए नहीं कीजिएगा। तो सोवन या सोहन नदी घाटी ये कहाँ है? पंजाब में। पंजाब आपका पाकिस्तान वाला, भारत वाला नहीं, पंजाब पाकिस्तान में आपका सोहन नदी घाटी है, यहां से अवशेष प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेलन घाटी आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, पूर्व पुरापाषाण काल के ये स्थल है। डिडवाना, डिडवाना आपका राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा डिडवाना, और इसलिए प्रसिद्ध है, नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश है, यहाँ शैल चित्र प्राप्त होते हैं, भोपाल के निकट है, भोपाल के निकट है आपका भीमबेटका, यहाँ की गुफाओं से आदिवासियों के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। नेवासा महाराष्ट्र ताम्रपाषाणी कालखंड में यह काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। हुंसगी, हुंसगी आपका कर्नाटक में है, और पहलगांव, पहलगांव आपका कश्मीर में, और पटने आपका महाराष्ट्र में। पटने से ही हम लोग को सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये रट्टा मार लीजिएगा, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य महाराष्ट्र के पटने से प्राप्त हुए हैं, ये रट्टा मार लीजिएगा। बेलन घाटी, सोवन घाटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, भीमबेटका से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो पूर्व पाषाण काल की अवधि में जलवायु जो थी उसमें नमी की मात्रा काफी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो इस समय सरल बटिकाश्म उद्योग का प्रचलन देखा जाता है और पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया गया, और इस कालखंड में जो सामग्रियां बनाई गई वो नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे हमें प्राप्त हो जाती हैं। उत्तर पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो इसमें आर्द्रता कम थी, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म था, और चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चकमक उद्योग की स्थापना किस कालखंड में हुई है? तो उत्तर पाषाण काल में हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो यह पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के युग के काल का संक्रमण काल इसे माना जाता है, और यहाँ के जो लोग थे ये आखेटक या शिकारी और पशुपालक थे, यानी मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाया जाना प्रारंभ किया जा चुका था। गर्म जलवायु के कारण वनस्पतियों और जीवों में अत्यधिक वृद्धि हुई, वहीं अहिंसक पशुओं को भी यहाँ पर पालतू बनाया गया, और सबसे पहला पालतू पशु था कुत्ता, ये ध्यान रखिए, पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता, और आज भी हम लोग अपने घरों में कुत्ते को पालते हैं। और इस कालखंड में पत्थरों के छोटे औजारों का जो प्रयोग हुआ उसे हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, माइक्रोलिथ्स का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। म से माइक्रोलिथ, म से मध्य पाषाण काल। और सबसे महत्वपूर्ण क्या था? आग का आविष्कार। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर आपका राजस्थान में है, ये दोनों याद रखिएगा, ये मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है। नवपाषाण काल की बात करेंगे तो पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ आपका स्थित है। और ध्यान रखिएगा, चावल कभी मत आंसर कीजिएगा, हमेशा गेहूं या जौ सबसे प्राचीन थे, और कपास की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ सबसे प्राचीन खाद्यान्न फसल है, ये ध्यान रखिएगा। चावल का यहाँ नामो निशान नहीं था, और इस कालखंड में मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया था। घरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी स्थायी जीवन का यहाँ पर विकास हो गया था। लोग अब स्थिर होकर के एक जगह निवास करने लगे थे। साथ ही साथ पहिए का आविष्कार भी इस कालखंड का एक महत्वपूर्ण घटना है। कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक नवपाषाणिक स्थल है कश्मीर में,
उसका वहां से अगर हम लोग देखें तो एक है आपका बुर्ज-होम, एक है आपका गुफ कराल। यहाँ से हमें कश्मीर घाटी से हड्डियों के बनाए हुए विभिन्न उपकरण और हथियारों की प्राप्ति हो जाती है। और इन दो स्थलों बुर्ज-होम और गुफ कराल की बात करेंगे तो बुर्ज-होम श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ इंसानों के साथ पालतू कुत्ते के समाधान का हमें अवशेष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बुर्ज-होम से गर्तावास या अंडरग्राउंड घर के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। गुफकराल की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है कुम्हारों की गुफा। गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हारों की गुफा और यह भी श्रीनगर से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हमें कृषि और पशुपालन दोनों के एक साथ साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थलों की यदि हम लोग बात करते हैं तो बेलन घाटी आपका कुलडीहवा, बेलन घाटी में आपका कुलडीहवा है। यहाँ से हमें 6,500 BC, 650 में बोलने वाला था, माफ कीजिएगा, 6,500 BC के सबसे पहले चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, 6,500 BC के। लेकिन अगर सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त होता है जो कि संत कबीर नगर में है और ये लगभग 7,000 BC का अवशेष है। यहाँ से हमें चावल की भूसी प्राप्त हुई थी, यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो वह आपका लहुरा देव से प्राप्त हुआ था और उसके पश्चात आपका बेलन घाटी में कुलडीहवा से प्राप्त होता है। वहीं उत्तर प्रदेश में ही आपका प्रयागराज है, वहां से चावल की खेती के साक्ष्य मिले। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, वहां पर चट्टानों में चित्रकला का हमें अवशेष प्राप्त होता है, मानवों के द्वारा वो चित्र बनाए गए हैं। चिरांद बिहार में है, बीपीएससी एडीओ और बिहार एसआई दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिरांद वैशाली में है, ध्यान रखिएगा, चिरांद कहाँ है, वैशाली में है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। यह आपका नवपाषाण कालीन स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं संगनकल्लू, ब्रह्मागिरी, पिकली हल, हल्लूर जो कर्नाटक में है, वहां से हमें बाजरा की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बुढ़ीहाल कर्नाटक, उतनूर तेलंगाना सबसे प्राचीन स्थल है, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन नवपाषाण कालीन स्थल आपका उतनूर तेलंगाना में है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पास स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। इसमें उतनूर तेलंगाना आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे प्राचीनतम आपका नवपाषाण कालीन स्थल है। अब ताम्र युग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ताम्र युग को जब हम लोग देखते हैं, ढूंढ करके निकाले तो मानवों के द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु तांबा ही थी, ये ध्यान रखिएगा। और तांबा की बात करेंगे तो तांबा के साथ में पत्थरों का उपयोग ताम्रपाषाण कालीन में किया जाता था, चैल्कोलिथिक एज में किया जाता था। इस समय के जो समुदाय थे ये जनरली ग्रामीण समुदाय थे। और प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की यदि हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आहार संस्कृति इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जहां के निवासियों को धातु कर्म का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। और आहार संस्कृति का विकास राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में हुआ था। वहीं कायथा संस्कृति की बात करेंगे तो ये चंबल नदी के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। रंगपुर संस्कृति की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, रंगपुर एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से हमें चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग उसे कवर करेंगे। तो रंगपुर संस्कृति की बात करेंगे तो ये गुजरात का तटीय क्षेत्र था, वहां पर ताम्रपाषाण कालीन युग की प्रारंभ हुआ था, ये प्रमुख स्थल है। मालवा संस्कृति की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में इसका विकास हुआ। और जोरवे संस्कृति की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनाम गांव में जोरवे संस्कृति का विकास हुआ। और दैमाबाद जो था ये सबसे बड़ी साइट के रूप में जानी जाती है जोरवे संस्कृति की, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना है हमें, पूर्वी भारत में चिरांद ताम्रपाषाण कालीन स्थल था जो कि गंगा नदी के किनारे है, वैशाली में ये एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में बर्धमान और मिदनापुर का स्थान आता है। मध्य भारत की बात करेंगे तो मालवा, कायथा और एरण, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के मालवा, कायथा और एरण में हमारा ताम्रपाषाण कालीन स्थलों का विकास हुआ। महाराष्ट्र में हमारा जोरवे, नेवासा, दैमाबाद पहले ही बात कर चुके हैं, सबसे बड़ी बस्ती थी और ये प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसके अतिरिक्त
चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक जो है प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर अहाड़ सबसे पहला है और इसके अतिरिक्त गिलुंद भी जो है ये आपका राजस्थान में प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में से गिना जाता है। तो आज के इस इतिहास के काल विभाजन का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।